हाँ। तो जो चीज मतलब चेतन नहीं है, क्या हम उसके अकॉर्डिंग उसको अगर समझें ब्रह्म ज्ञान को, तो कैसे हम उसको समझ सकते हैं? हाँ, उसको भी समझते हैं, लेकिन वो दूसरी धारा है, बताया ना, दो तरह से। जैसे उसको फिर ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा जाता, उसको आप फिर ब्रह्मांड ज्ञान बोलेंगे, या जैसा देखो ब्रह्मांड ज्ञान में जैसे दो भाग हो गए, एक चेतन हो गया, एक जड़ हो गया। तो जड़ में आप जैसे पूरी विज्ञान जो है खोज कर ही रही है, मैं वो सब खोज कर ही रहा है, तो जी वो सारा ज्ञान हो रहा है। तो उसको आप जड़ खोज के रूप में रख सकते हो, माने वस्तुओं के जिसमें चेतना नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में आपको दो प्रकार के पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, एक वो है जो जड़ है और एक वो है चेतन है। और चेतन की परिभाषा हो रखी है, मैंने कई बार की है। चेतन का मतलब है जो इच्छा करता है, वो चेतन है। यहाँ चेतन से मतलब चलना फिरना दौड़ना इत्यादि नहीं है, जिसमें विश होती हो, इच्छा होती हो। तो यहाँ दो ही प्रकार के चीज दिखाई पड़ती है इस, आप जितना मर्जी भी जहां तक भी देखो। एक वो चीजें होंगी जिसमें इच्छा नहीं होती, जो प्रकृति के नियमों के आधार से ही चलता है। एक वो चीजें हैं कि जिसमें वो तो है ही है, जो जड़ वाली चीजें वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ चेतनता भी है, वो इच्छा कर सकती है। तो ये एक अलग एस्पेक्ट जुड़ जाता है। तो इसका भी अध्ययन होगा ना। जैसे जो जड़ है, जड़ में बहुत सारे विभाग हैं, भौतिक विभाग है, रसायन विभाग है, जीव विज्ञान विभाग है, ऐसे करके बहुत सारे विभाग हैं। तो ऐसे ही एक विभाग चेतन का भी होगा कि भाई ये जो चेतनता जैसी है, ये इच्छा करता है, ये जो ये सोचता है, ये जो ये भाव करता है, ये जो ये चीजें समझता है, ये जो ये अनुभव करता है, ये सारी एक्टिविटी भी तो हो रही है ना कुछ एक वस्तुओं में, जिनमें आदमी है, पशु पक्षी हैं। तो इसका जो अध्ययन है, उसी को यहाँ पे चेतना के अध्ययन के बारे में कहा जा रहा है। और उसकी भी वही उपयोगिता है जो जड़ की उपयोगिता है। जड़ की खोज भी, जड़ की रिसर्च भी इसीलिए की जाती है, किसके लिए? इसी चेतना के लिए। मूल कौन है यहाँ सारी स्थिति में? चेतना। यहाँ जड़ मूल नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, हालांकि ये जो आगे के टॉपिक हैं उनमें ये बात बार बार आएगी, तो आपने थोड़ा पहले पूछ लिया। तो मूल जो है वो यहाँ पे चेतना है। चेतना बाद में उदय हुई है, जैसे आपको अब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी मूल चेतना ही है। कैसे करके है? कौन रिसर्च कर रहा है? चेतन चीजें रिसर्च कर रही हैं, जड़ वाली चीजें तो रिसर्च नहीं कर रही ना। किसके लिए कर रही हैं? खुद के लिए कर रही हैं, जड़ के लिए तो नहीं कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें पत्थर को सुखी करना है, कि पत्थर को के लिए कोई अर्थवान चीज है आपका खोज करना। किसके लिए कर रहे हैं? ये जो चेतन वाला एस्पेक्ट है, ये प्रमुख है, यही प्रमुख है, यही केंद्र है इस पूरे सब कुछ का। जो खोज रहे हैं उनके अंदर भी ये चेतना यही केंद्र है, जिनके लिए खोज रहे हैं वो भी सब चेतना की ही बात है। तो चेतना वाला जो एस्पेक्ट है ये प्रमुख है, ये मुख्य है, ये केंद्र है पूरे जीवन का। जीवन बोले तो चेतना होता है, जो चेतना वाला एस्पेक्ट है। अगर आप चेतना वाला एस्पेक्ट हटा दें तो फिर इसको आप जीवन नहीं बोल पाएंगे, और ये अर्थहीन हो जाएगा। क्योंकि अर्थ का मतलब रहता है चेतना के लिए, किसी पत्थर के लिए तो नहीं होता ना। तो चेतना यूं करके मूल हो जाती है, यूं करके वो केंद्रीय वस्तु हो जाती है, यूं करके सब उसी के चारों तरफ चलता होता है, उसी के लिए होता है, उसी से होता है। जैसे लोकतंत्र को बोलते हैं जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ये है, चेतना के लिए, चेतना के द्वारा, चेतना से। जी सर, ओके। जी विनीत जी, चेतन के गुण पूछ रहे हैं, चेतना के कितने गुण टोटल हैं? अब वैसे तो जब लिखते जाओगे तो वो करोगे। चेतना का मतलब सीधा सा रहता है, जिसमें इच्छा करने की सामर्थ्य होती है, जिसमें अनुभव करने की सामर्थ्य होती है, जिसमें भाव करने की सामर्थ्य होती है, जिसमें चिंतन मनन करने की सामर्थ्य होती है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, जिसमें कुछ करने की क्षमता होती है। ये सभी गुण चेतन के ही है। माने मूल रूप में बोले तो ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता, ये तीन प्रकार की इच्छाएं उसमें होती हैं।
जान करने की, कुछ करने की और भोगने की। तो मूल ये 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। इसी से वो, यदि ये उसकी पूरी होती हैं तो सुखी अनुभव करता है, और यदि ये पूरी नहीं होती हैं तो दुखद अनुभव करता है। और इसी के लिए पूरा जीवन वो प्रयासरत रहता है। यही है चेतन। तो प्रमुख रूप से इसके यही गुण है। इन्हीं गुणों में आप देखते ही हो कि 4 अंतःकरण है इसके पास। तो वहाँ पे वो चिंतन मनन कर सकता है, कुछ चीजें सीख सकता है, सिखा सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है। ये सब इसके गुण ही है सारे। जितने डिटेल में आप करते चले जाओगे तो ये इसके बहुत सारे गुण हैं। कि छू सकता है, या एक शब्द में बोलो तो अनुभव करता है। नहीं तो अनुभव कितने 5 प्रकार के अनुभव हो गए कि देख सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, चख सकता है, छू सकता है। फिर छूने में भी विभिन्न प्रकार का, मुलायम है कि कैसा है, स्वाद विभिन्न प्रकार के, शब्द विभिन्न प्रकार के, देखना विभिन्न प्रकार का, ऐसे ऐसे ये सारे इसी के गुण हैं। तो जब इसका आप और गहरे गहरे में अध्ययन करेंगे तो, लेकिन शुरुआत इसकी होती है इच्छा करने से। तो इसका जो पहला गुण है वो है इच्छा करना, और इच्छा से ही उसकी हर बात की शुरुआत होती है। अगर इच्छा को आप वहां से हटा दोगे तो फिर वो चेतना जैसा कुछ नहीं रह जाएगा। और यही कारण है कि ये लोग तो इसी को मारने में लगे रहे ना पहले, कि भाई इसका जो जन्म होता है और मरता है और ये इतना दुखी होता है या होती है, इसी को ही रोक दो। और उनको यही समझ में आया कि इच्छा से सारी बात शुरू हो रही है, तो क्यों ना इच्छा पर ही काम करो और इच्छा को ही रोक दो। बात भी सही है। अगर किसी को इच्छा नहीं होगी तो वो, उसमें चेतन जैसा कुछ नहीं होगा, माने वो कुछ भी अनुभव करने की स्थिति में ही नहीं होगा, पत्थर जैसा होगा। तो ना दुख होगा ना सुख होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर ही उन लोगों ने इस प्रकार की कोई ये प्रक्रिया चलाने की कोशिश की अपने उस समय की समझ के आधार पे, कि भाई अब उससे ऐसा तो नहीं हुआ कि ये लोग पूरे जड़ हो गए, लेकिन इतना तो था ही कि जो लोग इनके झांसे में आ जाते थे, या झांसा भी क्या बोले, जो लोग इनके ट्रीटमेंट को स्वीकार कर लेते थे, तो वो अपने जो बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, या कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो उसको ऐसा सोच के पोस्टपोन कर देते होंगे कि चलो भाई ठीक है, जो पूरी हो रही है उन्हीं को कर लो, क्या है, वगैरह वगैरह। तो इससे कुछ साइकोलॉजिकल थोड़ा रिलीफ रहता होगा। अगर उनको पता चल जाता कि भाई सुख ही जीवन का उद्देश्य है, तब तो वो तो फिर व्याकुल हो जाते ना कि यार सुख तो मिल नहीं रहा है, वही उद्देश्य है, तो फिर मतलब क्या हुआ। अब उस समय कोई भी ऐसा आदमी था नहीं जो इनको सुख देने की स्थिति के लिए कुछ वैसे कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, ज्ञान कुछ ऐसा। तो उन लोगों ने इस प्रकार की चीजें कर ली कि भाई ठीक है, इसी ये जो जड़ है, इसी को ही अगर जड़ कर दो तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, यही धीमा धीमा सा रहेगा। तो ना इच्छा करेगा और ना बात उठेगी आगे की, ना फिर कोई व्यवस्था करने की जरूरत है, ना कुछ है। इसीलिए आप देखोगे ये जो बीच में बहुत सारे दर्शन है वो किसी व्यवस्था की बात नहीं करते। इवन बौद्ध दर्शन भी कोई खास व्यवस्था की बात नहीं करते, साधना को आगे रखते हैं। साधना पर जोर रहता है, साधना कराने में लगे रहते हैं। स्कूल में भी साधना शुरू करवा दो, 5 साल के बच्चे को ध्यान करना शुरू करवा दो, ये करवा दो, घुट्टी पिला दो उसको कि वो इच्छाएं ना करे, इस पर ही जोर रहता है। और ये आज तक आप देखते आ रहे हो, इवन ओशो तक को देखो, वो इसी पर ही जोर लगाए हुए हैं। समझो समझो, आत्मज्ञानी बनो, होश लाओ, जागो, तुम सो रहे हो। और जागो का मतलब जागने के लिए क्या बोल रहा है वो, कह रहे तुम जागो, ये सब तुम्हें निस्सार लगेगा, ये सब तुम्हें बेअर्थ लगेगा, जो तुम भोगों के पीछे भाग रहे हो ये तुम्हारे लिए अर्थहीन हो जाएंगे। अर्थहीन हो जाएंगे माने क्या, कुल मिला के इच्छा तुम्हारी बंद हो जाएगी, फिर इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि बेकार की चीज की कौन इच्छा करता है। और इसी चक्कर में खुद 93 रोल्स रॉयस, वो तो 365 का इरादा था, तो मौका नहीं मिला उसको। अपना नहीं देख रहा है कि भाई खुद की तो तुम्हारी तो इच्छाएं नहीं घट रही हैं। जागने के बाद भी जो तुम 21 साल की अवस्था में जाग गए थे, फिर ये सब न, तो यूं बहुत सारे विरोधाभास इन लोगों के जीवन में दिखते भी हैं। क्योंकि ये मूल स्वभाव है ना चेतना का, इच्छा करना।
और इच्छा कोई करेगा तो किस चीज की करेगा? सुखी होने की करेगा ना, दुखी होने की तो करेगा नहीं। आप खुद देखो अपने अंदर कि अगर आप इच्छा ना करो तो ये चेतना वाला आस्पेक्ट खत्म हो जाए, इसकी शुरुआत ही नहीं होती है, बात ही खत्म हो जाती है। नंबर एक। नंबर दो, अगर आप इच्छा करोगे तो सुखी होने के अलावा किस बात की करोगे? दुखी होने के लिए तो कोई करेगा नहीं, करता भी नहीं है। दुख से तो बचने की ही कर सकते हो और सुख को पाने की कर सकते हो। इसके अलावा और कोई इच्छा करने का कोई भी मतलब है क्या? आप बताओ, ये कोई भी मतलब होगा क्या? नहीं होगा।